So hello guys, how are you all? होप सो सब अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से घूम फिर रहे होंगे, है ना। यही तो काम है तुम लोगों को। पढ़ लो गधो, पढ़ लो अच्छे से। तो अभी तक हम लोग ऑडिटिंग में काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ये जो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये मेरे को बुक में तो तुम्हें दिखा नहीं, इसीलिए इसके नोट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में बताइए कहाँ पे जाना है। हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे नोट्स का लिंक मिलेगा। फिर अपना वहाँ से लिंक में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर किसी को मिल जाएगा तो वहाँ से पढ़ लो, नहीं तो यहाँ से पढ़ लेना। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हो, इसलिए मैंने ये करवाने की कोशिश करी है यहाँ पे। मैं कहा चलो कवर करवा देते हैं, तो अगर आ जाएगा रिपीट तो फिर कहाँ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक आज पढ़ा भी हुआ तुम लोगों ने पहले से, कि ऐसे एरर जो कि ट्रायल बैलेंस बेटा डिस्क्लोज नहीं करता। कौन कौन से ऐसे बैलेंसेस है, कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता। तो बेटा मेनली 5 तरीके के एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखते। आप लोगों को पता होगा जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, है ना, तो उस वक्त तुम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस नाम का कंसेप्ट होता था, दैट वाज यूज्ड टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स करी हैं क्या वो ठीक तरीके से रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं हुई हैं, उसके लिए तुम लोग क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे बेटा। तो ट्रायल बैलेंस में आपकी जो कुछ ट्रांजेक्शन्स थी वो तो शो कर देती थी कि यहाँ पे एरर है, तो वो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता था। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स थे जो कि ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं होते थे। आज हम उसी एरर के बारे में पढ़ेंगे कि जो एरर ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं होते हैं वो कौन कौन से एरर। तो मेनली 5 तरीके के बेटा यहाँ पे एरर है। पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, फिर एरर ऑफ ओमिशन, फिर एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग, फिर एरर ऑफ अमाउंट इन ओरिजिनल बुक्स, और लास्ट में कंपनसेटिंग एरर। ये 5 तरीके के एरर तुम लोगों को पढ़ने की, कौन कौन से ऐसे एरर है जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं करने। मेरे को क्वेश्चन पेपर पकड़ाना है वहाँ से पास्टर, ये नहीं दूसरे वाला, थैंक यू। तो ऐसे एरर जो कि ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं करते, और ये क्वेश्चन तुम्हें 2019 और 20 में 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा चलो तुम्हें ये करवा दूँ, ठीक है। तो एरर कौन कौन से एरर जो कि डिस्क्लोज नहीं होते ट्रायल बैलेंस में, और ऑडिटर क्या क्या स्टेप्स लेता है बेटा उस चीज़ को डिस्क्लोज करने में। तो 5 तरीके के ऐसे एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं करे जाते। डन, चलो तो देखो कौन कौन से एरर्स हैं। सबसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा आपके प्रिंसिपल कच्चे हैं, ठीक है, आपके प्रिंसिपल कच्चे हैं। प्रिंसिपल कच्चे हैं मतलब अब वो कॉलेज वाले प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना स्कूल वाले की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, आपको अकाउंटिंग समझने में क्या है थोड़ी दिक्कत है, वो आपके प्रिंसिपल कच्चे हैं, इसलिए तुम लोग एरर कर रहे हो। सर क्या मतलब है आपका, मतलब कि प्रिंसिपल कच्चे हैं, इसका मतलब है बेटा कि तुम्हें अकाउंटिंग की अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है। आप लोग जब बुक कीपिंग करते हो, मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को कि एक सबसे कॉमन एरर था जो हम लोग करते थे ज़िंदगी में जब हमें जर्नल एंट्री सिखाई गई थी। हमें बोल दिया जाता था परचेज ऑफ गुड्स, तो उसकी एंट्री अगर मैं बोलूँ तो उसकी एंट्री कुछ ऐसी होती थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या परचेज अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पर्सन, जिससे तुम लोग अगर क्रेडिट में सब सामान लेते हो। तो चलो छोड़ो, सिंपल करते हैं। अगर मैंने कैश में परचेज करी किसकी, गुड्स की, तो एंट्री पास होती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और वहीं अगर फर्नीचर परचेज करते थे तो एंट्री होती थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग गलती से क्या करते थे, चाहे हमें फर्नीचर आए चाहे हमें गुड्स के बारे में आए, हम दोनों में सेम तरीके की एंट्री पास करके आ जाते थे। और कई बार हमारे कान के नीचे हमारी मैम हमें क्या कर देती थी, बजा देती थी हमारे कान के नीचे दो। तो उस वक्त हमसे जो गलती होती थी, डैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब सर कौन सी गलती है ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल की कौन सी गलती आप बता रहे हो। एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा ये होता है कि आपको ये नहीं पता लग रहा कि आपकी जो आइटम है वो रेवेन्यू आइटम है या फिर वो कैपिटल आइटम है। तुम्हें ये नहीं पता लग रहा तुम्हारी चीज़ जो है वो एक्सपेंस है या फिर वो एसेट है। तुम्हें ये नहीं पता लग रहा तुम्हारी चीज़ जो है वो लाइबिलिटी है या फिर वो इनकम है। तो ऐसे एरर्स तुम लोग जब कर देते थे, उस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये भी दी हुई सेम, कि फर्नीचर अकाउंट वेजिस पेड, ठीक है, वेजिस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ द प्लांट डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट। अब
ये क्या है, मैं बस इतनी सी एग्जांपल बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल्स आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है। अपन लोगों ने क्या करा, वेजिस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ प्लांट डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट। अब क्या करा, एक होता है आपका वेजिस अकाउंट और एक होता है आपका प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट सर कौन सा, वो प्लांट नहीं जो तुम लोग बाहर देखते हो पौधे वाला, प्लांट का मतलब है जो आपकी फैक्ट्री लगी हुई है। अब मैंने अपने फैक्ट्री में मशीन को इंस्टॉल करवाया और मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए जो खर्चा लगा उसको मैंने वेजिस पेड कर दी। ठीक है, मशीन को इंस्टॉल करने में मैंने क्या कर दी, वेजिस पे कर दी और गलती से उन वेजिस को मैंने वेजिस अकाउंट में डाल दिया। तो सर सही तो करा, अरे कहाँ सही करा बेटा, वेजिस का मतलब होता है आप लोग जो डे टू डे पर्सनस को पैसा दे रहे हो वो वेजिस में अकाउंट होता है। क्या मशीन को लगाना डे टू डे का काम है, नहीं। तो फिर मशीन क्या है, एसेट है और एसेट के ऊपर का खर्चा भी एसेट में ही इंक्लूड होता है। तो ये तुम लोग गलती करते हो, इसी गलती को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एरर। तुम्हें ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी एक्सपेंस चीज़ है और कौन सी एसेट में डालनी है, तो आपने ये गलती करी, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं होता। अब कैसे नहीं होता, अगर ये पढ़ने बैठ के तो पूरा का पूरा लेक्चर चला जाएगा कम से कम 2-2.5 घंटे का। तो हमें एग्जाम्स के थ्रू चलना है, इसलिए तुम्हें सिर्फ ये याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ एरर क्या होता है और वो डिस्क्लोज ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। दूसरा, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब कंप्लीटेड ओमिशन अगर है, कौन सा ओमिशन है, कंप्लीटेड, मतलब आप लोग लिखना ही भूल गए हो, टोटली डिस्क्लोज नहीं करा, मतलब आप लोगों ने 500 रुपये की कोई चीज़ परचेज करी और 500 रुपये लिखना ही भूल गए। जब पूरा का पूरा आप लोग को कंप्लीट ओमिशन होता है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता। ठीक है, एंड दिस ट्रांजेक्शन कंप्लीटली अनरिकॉर्डेड है अगर बोथ साइड, ना तो आपने ट्रायल बैलेंस में बेटा दो साइड्स होती थी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, तो अगर तो आपने कंप्लीट ओमिशन करा है, हर एक चीज़ का डबल इफेक्ट होता है। आपने शायद ड्यूल आस्पेक्ट नाम की चीज़ सुनी होगी प्रिंसिपल्स में। ड्यूल आस्पेक्ट का क्या मतलब होता था, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, कि हर एक ट्रांजेक्शन का इक्वल और अपोजिट क्रेडिट होता है। जब जितने सी चीज़ को डेबिट करोगे उतने ही सी चीज़ क्या होती है, क्रेडिट होती है, और वो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस करके देती है। लेकिन अगर मैंने कुछ डेबिट ही नहीं करा तो उसके बदले में क्रेडिट भी नहीं हुआ होगा, और जब ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो ट्रायल बैलेंस में वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं होती इन केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन। बस, तो कंप्लीट ओमिशन है तो वहाँ पे भी एरर डिस्क्लोज नहीं करता कौन, ट्रायल बैलेंस। फिर रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग करती है, अब सुनो ज़रा, द पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दी बट ऑन द करेक्ट साइड करी। मतलब करेक्ट साइड करी सर, कैसे करी, सुनो। ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और इसके दो कॉलम्स मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डेबिट साइड का कॉलम है और ये मेरा क्रेडिट साइड का कॉलम है। अब मैंने क्या करना था, मैंने राम के नाम के ऊपर, ठीक है, राम के नाम के ऊपर मैंने 500 रुपया पोस्ट करना था, लेकिन वो गलती से 500 रुपया राम के नाम के ऊपर ना करके मैंने किसी शाम के नाम के ऊपर क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। तो मतलब कहाँ करना, कहाँ था पोस्ट, राम के अकाउंट में, लेकिन कहाँ पे कर दिया, शाम के। पहले बताओ गलती हुई है या नहीं हुई है, बताओ बेटा, गलती हुई है बेटा या नहीं हुई है, गलती तो हुई है सर, लेकिन राम के भी डेबिट साइड ही पोस्ट करना था, ओ सॉरी शाम के भी डेबिट साइड, किसके, हाँ राम के भी डेबिट साइड ही पोस्ट करना था और गलती से शाम के भी डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। तो क्या डेबिट साइड के टोटल को कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, क्योंकि या तो मैं ऊपर रिकॉर्ड करता या नीचे रिकॉर्ड करता, आना तो डेबिट साइड पे 500 रुपये ही था, लेकिन गलती से रिकॉर्ड करना था राम के अकाउंट पे, लेकिन कहाँ पे हो गया, शाम के अकाउंट पे। तो ऐसा एरर, आपने गलती तो करी है, आपने अमाउंट की गलती, आपने क्या करा है, क्या करा है यहाँ पे, हाँ रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट करा है, लेकिन आपने करेक्ट साइड पे पोस्ट कर दिया, नाम किसी और के, ठीक है, और पैसा किसी और के अकाउंट में डाल दिया। तो उस वक्त भी ऐसा, ऐसी ट्रांजैक्शन को जो है वो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल कितना लगेगा, फिर 500, और क्रेडिट साइड का भी कितना लगेगा, 500, लेकिन गलती तो हो चुकी है क्योंकि आना चाहिए था राम के अकाउंट में, आ गया किसके, शाम के अकाउंट में। तो ऐसी गलती को भी क्या डिस्क्लोज नहीं करता ट्रायल बैलेंस। 3 बताया मैंने, 3 कौन कौन से थे, पहला, हाँ तेरे से पूछ रहा हूँ मैं, तेरे से पूछ रहा हूँ, क्या 3 बताए थे, पहला प्रिंसिपल वाला, दूसरा ओमिशन वाला, और तीसरा रॉन्ग अकाउंट वाला। ठीक है, रॉन्ग अकाउंट वाला। चौथा सुनो, फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है ओरिजिनल बुक, एरर ऑफ अमाउंट इन ओरिजिनल बुक। इनवॉइस था 632 का एंड एंटर्ड कर दिया हम लोगों ने सेल बुक में, इज एंटर्ड इन सेल बुक, द ट्रायल बैलेंस विल कम आउट करेक्टली सिंस डेबिट एंड क्रेडिट हैव रिकॉर्डेड 623 द अर्थमेटिक एक्यूरेसी बट इन फैक्ट देर इज एन एरर। अब क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला मेरे को 632 रिकॉर्ड करना था, क्या क्या रिकॉर्ड करना है, 632, मतलब सुनना ज़रा, मैंने यहाँ पे लिखना था 632,
632 लिखना था, लेकिन इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, मैंने 632 की जगह पे 623 लिख दिया। कितना लिख दिया, 623। तो डेबिट साइड पे कितना आ गया, 623 आ गया। तो मेरे को लिखना था 632, लेकिन मैंने लिख दिया 623। तो क्या इस चीज़ का ये क्या है, ये रॉन्ग अमाउंट है, रॉन्ग अमाउंट है। जब मैंने अमाउंट ही रॉन्ग शो करी है तो यहाँ पे भी 623 आया होगा, वहाँ पे भी कितना आएगा, 623। क्या एरर हुआ या नहीं हुआ, एरर हुआ सर। क्यों एरर हुआ, 32 लिखना था, आपने 23 लिख दिया, एरर तो हुआ। लेकिन क्या इन दोनों साइड पे एरर हो गया ना, यहाँ पे भी 623 आया, वहाँ पे भी 623 आया, तो क्या एरर डिस्क्लोज हो पाएगा, नहीं। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आप लोगों ने क्या कर दिया है, एक ऐसा एरर कर दिया जिसमें ओरिजिनल बुक में अमाउंट ही गलत लिख दी है, आपने गलत अमाउंट ही गलत लिख दी है, तो फिर अगर दोनों साइड पे अमाउंट गलत लिखोगे तो वो भी नहीं शो कर पाएगा। लास्ट में ऐसा एरर जो कंपनसेट कर देता है, ऐसा एरर जो कि दोनों साइड के इफेक्ट को नील कर देता है। जैसे डेबिट साइड पे 500, डेबिट साइड इज ₹500 लेस एंड अदर अकाउंट लेजर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 500 लेस, तो दीज एरर आर कैंसिल विद ईच अदर। मतलब मैंने डेबिट साइड पे 500 रुपया लिखना था, मैं भूल गया, या मैंने डेबिट साइड पे 500 रुपया कम लिखा, ठीक है, और इसी तरीके से मैंने क्रेडिट साइड पे भी 500 रुपया क्या रखा, कम लिखा। तो ये दोनों साइड पे एरर हुआ है जो एक दूसरे को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब जितने अमाउंट के साथ में डेबिट साइड पे कैंसिल वो हुआ है, एरर हुआ है, उतने ही अमाउंट से मेरा क्रेडिट साइड पे एरर होगा। दीज एरर आर कॉल्ड एज कंपनसेटिंग एरर, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, कंपनसेट, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं एक चीज़ को, जो एरर डिस्क्लोज नहीं हो पाते। तो 5 तरीके के एरर थे जो डिस्क्लोज नहीं किए हो जाते। सबसे पहला प्रिंसिपल आपके कच्चे हैं, दूसरा आपने ओमिशन करा, वो भी कंप्लीट ओमिशन करा, एंड थर्ड वन रोंग अकाउंट में पोस्ट करा है, फोर्थ वन रोंग अमाउंट ओरिजिनल बुक में ही रिकॉर्ड कर दिया है, और फिफ्थ पॉइंट कंपनसेटिंग एरर, जो कि एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कंपनसेट। ठीक है, मतलब मैं भी गुस्सा हूँ, वो भी गुस्सा है, हम दोनों का क्या गुस्सा क्या हो गया, नलीफाई। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो, कंपनसेटिंग एरर। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एरर विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। अब सर अगर ये नहीं डिस्क्लोज हुए तो फिर कैसे डिस्क्लोज करेंगे, तो प्रोसीजर क्या है इनको ढूंढने का। तो सबसे पहले फर्स्ट चेक करो आप सारी लेजर अकाउंट को, वन बाय वन सारे लेजर अकाउंट चेक करो, उनका बैलेंस अकाउंट चेक करो, पहले तो ये करो। फिर एडिशन ऑफ बोथ द कॉलम, दोनों कॉलमों को प्लस कर दो, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों के कॉलम को प्लस करके चेक करो कि आपका बैलेंस बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। इफ़ एनी डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस आता है, डिवाइड द सेम बाय 2 एंड सी वेदर द सेड फिगर अपेयर ऑन इट द करेक्ट साइड और नॉट। मतलब क्या करो, डिफरेंस अगर कोई आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो और देखो कि करेक्ट फिगर कितनी आ रही है उसको करेक्ट करने के लिए। फिर सब्सिडरी बुक्स को भी चेक कर लो एक बार, और लास्ट में पोस्टिंग फ्रॉम द सब्सिडरी टू द लेजर इज टू बी चेक, कि अगर आपने सब्सिडरी बुक्स से लेजर में पोस्टिंग करी है तो सब्सिडरी और लेजर का भी डिफरेंस चेक करो कि आखिर वहाँ से कहाँ से पोस्टिंग हो गई है, और वहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस मैच आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो सारी चीज़ों को चेक कर लेना, इस तरीके से तुम लोग अपना ट्रायल बैलेंस के एरर को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो लेजर सारी चेक करो, लेजर के बैलेंसेस चेक करो, फिर कहाँ से पोस्टिंग हुई है वो चेक करो, फिर डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा दो, फिर डिवाइड बाय 2 कर दो और चेक करो कहाँ पे करेक्ट फिगर आनी चाहिए। ये सारे एरर इस तरीके से क्या करे जाते हैं, लोकेट करे जाते हैं। डन बेटा। तो ये तो एक क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, छोटू सा क्वेश्चन था। इसके साथ में एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मैं, दैट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसके अंदर जो बंदा ऑडिट कर रहा है। शायद ये तुम लोग सी पार्ट में, डी पार्ट में भी तुम्हें मिलेगा, वहाँ का भी सेम लिख सकते हो। कुछ पॉइंट यहाँ पे है, क्या पता यहाँ के पॉइंट्स वहाँ पे भी लिख सकते हो, तो जैसे तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ सिंपल पॉइंट्स करवाऊँगा और उसको किस तरीके से लिखना तुम लोग लिख लेना। पहले ही शुड नॉट पास द ट्रांजेक्शन अनलेस ही नो इट इज़ अ करेक्ट। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन को ओके नहीं करना, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन को पास नहीं करना जितनी देर तक उसे खुद ना लगे ये चीज़ सही है। मतलब किसी को उतनी देर तक हाँ मत करो जितनी देर तक तुम्हें उसको सारे करेक्टर ना पता हो, ठीक है। तो उतनी देर तक किसी भी इंसान को हाँ नहीं करनी चाहिए। इसको भी ऑडिटर को भी क्या करना है, ऑडिटर को ऐसी ट्रांजेक्शन्स को यस नहीं बोलनी है, ना ही उस ट्रांजेक्शन को पास करना है अनलेस, जब तक कि उसे ये ना पता लग जाए कि ये चीज़ सही थी। पहला पॉइंट, ठीक है। फिर ही शुड प्रिपेयर टू सीक द इलुसिड, अरे ओए कहाँ जा रहा तू, हाँ ठीक है। तो ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू सीक इलुस्ट्रिकेशन ऑन द टेक्निकल क्वेश्चंस rather than
शो अ फॉल्स प्राइड और फेयर ऑफ डिस्प्लेइंग हिज इग्नोरेंस। तो उसको क्या करना है, उसको टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं उसको इतना प्रिपेयर रखना कि वो सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर दे सके, और उसको किसी भी तरीके से विदाउट किसी के डर से हर एक चीज़ को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्ले करना है, और अपनी इग्नोरेंस नहीं शो करनी है। ठीक है, इतना वो एजुकेट होना चाहिए। फिर क्वाइट फैमिलियर होना चाहिए कंपनी के साथ में, मतलब जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उस कंपनी के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, और कंप्लीट मास्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, और ऑडिटर है बेटा, तो ऑडिटर ऑडिटिंग का क्या होना चाहिए, कंप्लीट मास्टर होना चाहिए, मतलब उसको ऑडिटिंग करने के लिए सारे जितने भी टूल्स लगते हैं, जितने भी उसके मेथड्स हैं, उसको उतना पता होना चाहिए। ये तो वही बात होगी ना, मैच खेलने जा रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता कि बैट कैसे पकड़ना है। चलो, ही मस्ट बी टैक्टफुल, क्या होना चाहिए वो टैक्टफुल, इतना टैक्ट होना चाहिए उसको कि वो ऑनेस्ट तरीके से काम कर सके। एंड ही मस्ट नॉट सर्टिफाई डैट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू एंड टेक रीजनेबल केयर फॉर द स्किल्स। तो उसको क्या करना है, हर एक काम जैसा भी वो कर रहा है उसको क्या लेने हैं, रीजनेबल स्किल्स लेके काम करना है। ठीक है, अपने ट्रू और फेयर व्यू से काम करना है, किसी भी तरीके के किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है। जैसे कि मैं तुम्हें पहले से बोलता हूँ कि किसी के ऊपर इतना भरोसा मत करो। ठीक है, किसी के ऊपर इतना भरोसा मत करो, तो वही यहाँ पे लिखा है कि किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना इतना ज़्यादा, और अपने रीजनेबल केयर लेने हैं। ठीक है, अपनी दिमाग लगा के, अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो मतलब वो गलत है, वहीं कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ी है दया, समझे। तो किसी की बातों में नहीं आना, अगर तुम्हें लगता है कुछ चीज़ गलत है तो उसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर लो। फिर अदर मस्ट नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हिम इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, मतलब अगर वो पर्सन काम कर रहा है तो कोई तीसरा बंदा आगे या दूसरा बंदा आगे उसको नहीं फोर्स करेगा कि तू काम कर इस तरीके से, नहीं इस तरीके से काम कर रहा है। क्यों, ऑडिटर है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है। तू मुझे आगे कैसे बता सकता है कि मैं क्या काम करूँ, तो मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगा। तो वही ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कोई भी बंदा कि तू इस तरीके से काम करो, इस तरीके से मत कर। फिर ही मस्ट बी प्रिपेयर टू रिजाइन रेदर देन ही साइन अ बैलेंस शीट विच इज़ नॉन इन द एग्जिबिट और ट्रू और फेयर व्यू। मतलब अगर कोई ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और उसको किसी बैलेंस शीट में क्या लग गया है, पता लग गया है कि इसमें फ्रॉड है या किसी भी तरीके से ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा, और वो बंदा बोल रहा है कि मैं अपना ओपिनियन दूंगा यहाँ पे कि तुम लोगों ने गलती करी है, वो बंदे बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग ऐसी स्टेटमेंट नहीं दोगे ऑडिटर साहब, आप ऐसा नहीं करोगे। तो ऑडिटर को अपने आप को इतना रेडी रखना है, ऑनेस्ट होना चाहिए कि कभी भी उसके मुंह पे फेंक के रिजाइन मारेगा कि जाओ तुम लोग भाग जाओ, मैं तो अपने सिद्धांतों पे चलूंगा। तो कभी भी उसको फॉल्स रिपोर्ट नहीं देनी है, इतना वो रेडी होना चाहिए कि अगर उसको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो बेटा गलत है, ये चीज़ गलत है तो गलत है, तो उसको कभी भी रिज़ाइन देने से पीछे नहीं हटना है। अगर कल को उसको लगे कि कोई उसको फोर्सफुली साइन करवा रहा तो वो ऐसा ना करे। ही शुड नॉट डिस्क्लोज सीक्रेट ऑफ दिस क्लाइंट, कभी भी किसी की गुप्त बातें शेयर नहीं करते, सीक्रेट्स कभी भी किसी के शेयर नहीं करते। अगर किसी ने तुम्हें सीक्रेट्स बताए हैं तो उसको अपने तक रखो, किसी थर्ड पर्सन तक नहीं जाना चाहिए, समझे। वेरी गुड। सीक्रेट सीक्रेट्स, सीक्रेट कहाँ पे आ गई है, सीक्रेट्स आगे। ही मस्ट नॉट हैव अ टैक्ट टू पुट इंटेलिजेंट क्वेश्चंस टू द एक्सट्रैक्ट फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसको इतना टैक्ट होना चाहिए कि वो किसी से भी गुप्त इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू एक्सट्रैक्ट द फुल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को हर किसी से फुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो अच्छे तरीके से ऑडिट कर सके, तो इतना उसके पास टैक्ट होना चाहिए कि वो किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन पूछ के वो किसी से भी इंफॉर्मेशन अपनी एक्सट्रैक्ट कर सके। फिर मस्ट नॉट अडोप्ट एटीट्यूड ऑफ सस्पिशियस, छोड़ो उसको, इतना भी डीपली नहीं जाना हमें। और कौन से पॉइंट है, बस बड़े हैं यार, इतने कहाँ पे करोगे। उसके बाद में ये देखो रीजनेबल केयर लेनी है, वही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ गया, अंडरस्टूड जनरल, हाँ जितने जनरल प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमी के वो भी उसको पता होने चाहिए, वही सारे सेम पॉइंट्स हैं। अच्छा, मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ऑडिटर को ढूंढ रहे हो, ऑडिटर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये है, मतलब लड़का ढूंढने जा रहे हो आप अपने लिए बेटा। ठीक है, लड़का ढूंढने जा रहे हो ऑडिटर, या लड़की ढूंढने जा रहे हो, जो भी ढूंढने जा रहे हो, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑपोजिट जेंडर। ठीक है, अपने से, तो वो उसको ढूंढने जा रहे थे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ तुम लोग देखोगे वो है। ठीक है, तो यहाँ पे रिश्ते करवा रहे देखो एक दूसरे के, तो यहाँ पे बोला गया पहले तो ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन पास नहीं करनी जो कि उसको लगता है कि इनकरेक्ट है। ठीक है, इतना वो टेक्निकल होना चाहिए कि विदाउट किसी के फेयर से वो हर एक चीज़ को डिस्प्ले कर दे। ठीक है, क्वाइट फैमिलियर होना चाहिए, कंपनी के साथ में टैक्टफुल होना चाहिए, वो हर एक काम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कोई भी पर्सन उसको कि कोई तू अपना ये वाला काम कर, डिस्क्लोज नहीं करने ट्रेड सीक्रेट्स, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ को टैकल करने के लिए, उसके क्वेश्चंस निकालने के लिए।
ठीक है। फिर आर्ग्यू क्या कहते हैं अपना रीजनेबल केस लेनी। तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी ऑडिटर में, कि एक ऑडिटर अगर ऑडिट करने जा रहा है तो उसको ये सब पता होना चाहिए, उसको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, उसको ऑडिट की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हो। तो दैट आर द क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। क्वेश्चन आया हुआ तुम्हें एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ तुम्हें एग्जाम में, तो याद रखना इसको, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी कवर हो गया। ए पार्ट भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इसी के साथ में बी पार्ट भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सी पार्ट का एक आधा क्वेश्चन बचेगा जो हम करेंगे, और डी पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो जो आगे का सेशन रहेगा बाकी देखेंगे कि सी पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बाकी मोरलेस इतना भी पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में कुछ तो बनेगा, अगर कोई लास्ट टाइम पे ये वीडियोस देख रहा है। बाकी रही बात कि पढ़ के तुम्हें सारा ही जाना है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ के नहीं जाना है। हाँ, ये उनके लिए ज़रूर है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बेटा उस कुछ ना से कुछ ना कुछ तो हेल्प तुम्हारी हो जाएगी। बाकी जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनकी रिवीजन में तो 4 चांद लग गए होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाओ, ठीक है। मेरा तो यही है कि मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी ये ऐसा नहीं है कि हम सारा कुछ कवर कर पाएँ, क्योंकि ये रिविजन्स बैच चलता है और रेगुलर बैच में पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो अच्छे से पढ़ो इसको, और इसकी समरी आप लोग कलेक्ट कर लेना यहाँ से, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके समरी देख लेना, वहाँ पे PDF क्या कर रहे हैं आपको ड्राइव लिंक मिलेगा, उसी ड्राइव लिंक में जाके अपना बीकॉम वाला सर्च करना, और उसमें अलग अलग फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे कि आखिर कहाँ से ये मटेरियल आपको लेना है, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठोक दो, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, यही बोलते हैं ना, है ना। चल, तो जितना हो सके उसका एडवांटेज दो दूसरों लोगों को भी, आप भी पढ़ रहे हो और वो भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।